अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हफीजुल्लाह गिलानी। आज अपनी अगली किस्त लेकर तारीख बरसगीर पाक व हिंद। हमने अपनी पिछली किस्त में जहां से इस सिलसिले को मुनक़ते किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। अशोक आज़म के मरने के बाद अशोक आज़म के मरने के बाद हिंदुस्तान की सल्तनत एक दफा फिर छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गई और फिर उसी इंतशार का नतीजा था कि बैरूनी हमला आवर दिलेर हो गए और उनने हिंदुस्तान पर पै दर पै हमले करना शुरू कर दिए। अगरचे अशोक आज़म के बाद उसके बेटों ने किसी हद तक सल्तनत को संभाला देने की कोशिश की, लेकिन उनमें वो सलाहियत नहीं थी कि वो उस अजीम सल्तनत को संभाल सकते। आपस की लड़ाइयों में और दूसरे अवामिल ने इस सल्तनत को बिल्कुल ही खत्म कर डाला। उस दौर में जिस तरह के अशोक आज़म को खतरा था, जो उसने अपने हुकूमत के 8वें साल जो लड़ाई कालिंगा की सल्तनत के साथ की थी, सबसे पहले उन्होंने बगावत की और उनकी गुलामी का जुआ अपने गले से उतार फेंका। कालिंगा की हुकूमत ने वहाँ का जो हुक्मरान था, जिसे आजकल उड़ीसा कहा जाता है, वहाँ के हुक्मरान ने न सिर्फ अंदरूनी साजिशों का मुकाबला किया, बल्कि वो बहुत हद तक बैरूनी हमला आवरों से भी महफूज रहा और काफ़ी अपनी सल्तनत का उसने दिफा किया। इसके अलावा हमें उस दौर में अगर कोई और सल्तनत नज़र आती है जिसने हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किए रखा और उसकी हुकूमत संभाले रखी, तो वो राजा कंशक अव्वल की हुकूमत है, जिसने पर्शपुर या पेशावर को अपना दारुल हुकूमत बनाया और उसकी हुकूमत अवध और बनारस तक फैली हुई थी। इन दो राजाओं के अलावा और भी रियासतें, छोटी छोटी रियासतें थीं, लेकिन अक्सर रियासतें ऐसी थीं जिनका बहुत ही जो कमजोर रियासतें थीं। इस वजह से जब हिंदुस्तान की ये रियासतें कमजोर हो गईं, तो 155 कबल मसीह से 30 कबल मसीह तक का जो दौर था, उसमें एक दफा फिर यूनान से अहले बाख्तर ने हिंदुस्तान पर हमले करना शुरू कर दिए। इनका सबसे बड़ा जो हुक्मरान जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया वो डेमटर डेविस था, जिसने अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब का बहुत सा इलाका छीन कर उस पर अपनी हुकूमत कायम कर दी। इसके अलावा भी और बहुत से अहले बाख्तर आते रहे और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को फतह करके अपनी छोटी छोटी रियासतें बनाते चले गए। इसके बाद चीन से दो कबाइल, यूची और कुशान कबाइल जो चीन में आबाद थे, उन कबाइल ने इनको वहां से निकाल दिया। यूची और कुशान या तो तातारी थे या ये तुर्क नस्ल से थे। ये निहायत जफाकश लोग और बहादुर लोग थे। ये वहां से चीन से जलावतन होकर अफगानिस्तान में दाखिल हुए और इन्होंने जब यहाँ देखा, ये खाना बदोश कबाइल थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि जहाँ हिंदुस्तान की हुकूमतें निहायत कमजोर हैं, तो है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात, इन कबाइल ने, इन खाना बदोश कबाइल ने हमला किया। काबल और कंधार की हुकूमत इन्होंने छीन ली और ये वहां पर हुकूमत करने लगी। अगरचे ये लोग निहायत अच्छे तरीके से इन्होंने हुकूमत की, लेकिन इनकी हुकूमत अभी पूरी तरह हिंदुस्तान में कायम नहीं होने पाई थी कि हुन कबाइल ने देखा, जिन्होंने इनको पहले निकाला था चीन से, तो उन्होंने इन पर दोबारा हमले करना शुरू कर दिए। इधर अब हम कबल मसीह से 4वीं सदी ईस्वी तक का तज़किरा कर रहे हैं। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में भी गुप्त खानदान के राजा, इन्होंने हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी सल्तनत को वसी करने की कोशिश में थे। गुप्ता खानदान का ये दौर 320 ईस्वी से शुरू होकर
413 ईस्वी तक का है जब इन्होंने अपनी सल्तनत को वुसअत देना शुरू की। लेकिन इनका सबसे बड़ा राजा, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय या राजा विक्रमाजीत कहा जाता है, इसने 375 ईस्वी से 413 ईस्वी तक हुकूमत की। ये वाहिद राजा था जिसने एक बहुत बड़े अरसे तक और एक बहुत बड़े एरिया पर एक बहुत बड़ी रियासत कायम कर रखी थी हिंदुस्तान में। इसका दौर हिंदू तारीख का निहायत ही सुनहरी दौर कहा जाता है। ये खुद एक शायर था, खुद एक ड्रामा नवीस था। संस्कृत में ये शायरी भी करता था, ड्रामा नवीस भी था, संस्कृत में ड्रामे भी लिखता था। इसलिए इसे बड़े सगीर हिंदो पाक का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसके दौर में हिंदू मत को निहायत तरक्की हासिल हुई। इसने बहुत से मनादिर बनाए, बहुत से हिंदू मत की जो किताबें थीं उनको तदवीन किया। इस हिंदू मत की तरवीज और तरक्की के साथ ही बुद्ध मत जो है उसको जवाल आना शुरू हो गया। लेकिन हिंदू मत ने बहुत ज्यादा तरक्की की। इस तरक्की के पीछे जहां राजा विक्रमाजीत का हाथ था, वहां खुद अब हिंदुओं में ये एक करवट, मजहब ने भी एक करवट ले ली थी और वो भी अब इसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे होने लगे थे। इस राजा ने जब हुन कबाइल ने कुशान और यूची कबाइल पर हमला किया और उनसे काबुल छीन लिया, तो बाकी मांदा जिस सल्तनत पर यूची और कुशान कबाइल आबाद थे और हुकूमत कर रहे थे, उनको राजा विक्रमाजीत ने जंग करके मुल्क से बाहर निकाल दिया। ये जंग मुल्तान और शोरकोट के करीब हुई थी। शोरकोट से अब भी बहुत सी तख्तियां ऐसी मिली हैं जिन पर कुशान कबाइल के खिलाफ राजा विक्रमाजीत की फतह की खुशखबरी और मुबारकबाद के अल्फाज कमदा हैं। तो इसने उधर से हुन कबाइल ने और इधर से राजा विक्रमाजीत ने कुशान कबाइल और यूची कबाइल को बिल्कुल हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया। इसके बाद राजा विक्रमाजीत ने बाख्तर कबाइल पर हमला करने शुरू कर दिए और उनको भी एक बड़ी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया। इसलिए चूंकि इसने अपने सल्तनत को बैरूनी हमला आवरों से पाक कर दिया था, हिंदुओं में इसको निहायत इज्जत और एहतराम से देखा जाता है और इसकी सल्तनत भी निहायत वसी थी। इसने अपना हुकूमत का जो इंतज़ाम था वो भी निहायत बेहतर तरीके से चलाया। अलूम व फ़नून में काफ़ी तरक्की हुई। उसकी वजह यह थी कि राजा को खुद इल्म और फ़न से मोहब्बत थी, तो अलूम व फ़नून में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। लेकिन इसके मरने के बाद 413 ईस्वी के बाद इसके ख़ानदान में भी वही कुछ हुआ जो हिंदुस्तान का पहले से मुकद्दर चला आ रहा था। इसके बाद इसके औलाद में कोई ऐसा काबिल ज़िक्र हुक्मरान नहीं हुआ जो इस रियासत को संभाल सकता। लिहाजा इसके बाद इसकी रियासत भी मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो गई और ये रियासत एक बार फिर कमज़ोर हो गई। जब ये रियासतें फिर कमज़ोर हो गईं और हिंदुस्तान में फिर कोई ऐसी रियासत काबिल ज़िक्र न रही जो बैरूनी हमला आवरों का मुकाबला कर सकती हो, तो हुन कबाइल जो चीन से आए थे और काबुल पर काबिज थे, उन्होंने दरा खैबर के रास्ते हिंदुस्तान पर हमला किया। इनका पहला हुक्मरान जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया 466 ईस्वी में, उसका नाम तुर्मान था। तुर्मान खुद भी और ये पूरा कबीला भी, ये लोग निहायत संगदिल और जालिम किस्म के लोग थे। ये हिंदुस्तान में जब दाखिल हुए और इन्होंने पंजाब और सिंध और मगरबी हिंदुस्तान का बहुत सा इलाका अपने कब्जे में ले लिया, तो इन्होंने अपनी रियाया पर निहायत जुल्म और सितम किए। इनके जुल्म और सितम की वजह से रियाया अगरचे दब कर रह गई, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर इनके खिलाफ थी और वो चाहती थी कि कोई ऐसा हुक्मरान आए जो हुन कबाइल से इनकी जान छुड़ाए, क्योंकि इनकी वहशत, इनका जुल्म और इनकी बर्बरियत अब हिंदुस्तानी रियाया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चली थी। तुर्मान के बाद उसका बेटा मेहरगुल ये हुक्मरान हुआ, लेकिन ये भी अपने बाप से किसी तरह जुल्म और बर्बरियत में कम नहीं था और इसने भी हिंदुस्तान की रियाया से वही सलूक रवा रखा
جو اس کا باپ پہلے سے جس نے جو روا رکھا ہوا تھا، اور اس ظلم اور بربریت کی وجہ سے ہندو قومیت میں ایک ان کے خلاف نفرت ابھری۔ سب سے پہلے جس نے اس نفرت کا آغاز کیا اور جس نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا وہ رانی پدما تھی، جو چندر گپت خاندان کی ایک رانی تھی، لیکن اس کے پاس اتنی زیادہ فوجی قوت نہیں تھی کہ وہ ہون قبائل کا خود اکیلے مقابلہ کر سکتی، لیکن پھر بھی اس کی ہمت تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کرتی رہی۔ اس کے بعد اس نے اودھ مالوا کے راجا یشودھر سے فوجی امداد کی اپیل کی۔ راجا یشودھر اس نے رانی پدما کی فوجی امداد کرنے کی حمایت کی اور اپنی بہت سی فوج اس کو عطا کی لیکن یہ طے پایا کہ جو بھی علاقہ ان قبائل سے آزاد کرایا جائے گا اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا جائے گا۔ اب جب رانی پدما کی فوجی طاقت نہایت بڑھ گئی تو وہ فوج کو لے کر ملتان کی طرف روانہ ہوئی، جہاں کا حکمران میر گل پہلے ہی مزید فتوحات کے لیے خیمہ زن تھا اور وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ لیکن رانی پدما کا حملہ اتنا شدید اور اتنا اچانک تھا کہ حکمران میر گل کو سنبھلنے کا بالکل موقع نہیں ملا اور وہ پسپا ہوا، اس کو شکست ہوئی۔ جب اس کی فوج بھاگنے لگی تو میر گل خود گرفتار ہوا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ رانی پدما نے چن کر اپنے جو ان پر ظلم و ستم ہوئے تھے اس کے بدلے لیے اور ان کشان قبائل کو پورے ہندوستان سے نکال بیر کیا۔ اس فتح کے بعد اگرچہ ان کا معاہدہ تو یہ ہوا تھا کہ پنجاب کو تقسیم کیا جائے گا، لیکن مالوا کے راجا نے یہ پورا علاقہ رانی پدما کی بہادری، اس کی جرأت اور ہمت دیکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور یہ پورے پنجاب کی حکومت رانی پدما کے ہاتھ میں آ گئی۔ رانی پدما نے صرف 2 سال حکومت کی۔ اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد، اس کی اولاد اس علاقے پر بہت عرصہ حکومت کرتی رہی، یہاں تک کہ 631 عیسوی میں راجا چچ نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا اور ان کی حکومت راجا چچ کے حصے میں آ گئی۔ جب رانی پدما کی سلطنت راجا چچ کے قبضے میں آ گئی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ راجا چچ کے بعد راجا داہر نے یہ حکومت سنبھالی، اور راجا داہر کا ہی وہ زمانہ تھا جب عرب سے مسلمان حملہ آور ہندوستان میں داخل ہوئے اور محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر دیا۔ تو یہ ہم اپنی اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، راجا چچ اور راجا داہر کے علاوہ محمد بن قاسم کے حملے کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔